So today we are going to start force on a moving charge when placed in an external magnetic field. कि जब किसी चार्ज को जो मोशन में हो उसको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो पहले ये समझ लेते हैं कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास फील्ड अभी तक जो हमने स्टडी करी वो मेनली दो तरह की फील्ड स्टडी करी है। एक स्टडी करी है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी स्टडी करिए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जनरली किसके थ्रू जनरेट हो रही है? किसी नेट सोर्स चार्ज प्रेजेंट होने के कारण। कोई नेट चार्ज प्रेजेंट हो किसी सिस्टम में, है ना, नेट चार्ज इन ए सिस्टम या कहीं पर भी हो, उसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कोई चार्ज अगर रख दिया जाए तो वो अपनी जो सराउंडिंग के अंदर यहाँ पर रखेगा, लेकिन अगर किसी सिस्टम के अंदर प्लस क्यू और माइनस क्यू रख दें एक सिस्टम में तो नेट चार्ज ही जीरो है, तो नेट चार्ज जब जीरो हो जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। एक तरह से जैसे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो डेली लाइफ में होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो उनकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी आएगी जब कोई सिस्टम में नेट चार्ज हो। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जब एक सोर्स चार्ज चाहे वो मोशन में हो चाहे रेस्ट पर हो, अपने चारों तरफ जो फील्ड जनरेट करता था वो है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके अंदर जब किसी दूसरे चार्ज को लाते हो तो वो अपने ऊपर एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है बेस्ड ऑन कि किस टाइप का चार्ज लेके आ रहे हो, लाइक चार्ज है या अनलाइक चार्ज है, तो उस बेस पर। ठीक है, और हमने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को रखा जाता है, अगर स्टेशनरी है तो और मूविंग होता तो भी एक फोर्स लगता है। अगर इसको मैं पॉजिटिव ही मान लूं यहाँ पे समझाने के लिए, तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इसको एफ नाम दे देते हैं, और ये लगता है Q इंटू ई, मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू ई वेक्टर, ई की डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जब यहाँ पे तो अवे हो गया, यहाँ पे समझ में आती है, ये हम स्टडी कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, इसको दो तरीके से जनरली, तो जनरल मेथड जब तक ये पता नहीं चला था तब तक हम मैग्नेट के कारण मानते थे, तो इसलिए हम अभी भी एक चीज मैग्नेट ही ले लेते हैं कि जो जनरल मैग्नेट्स होते हैं उनके कारण। और एक हमें पता है कि करंट के कारण, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। सो देयर आर टू वेज ड्यू टू विच द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रेजेंट। या तो आप मैग्नेट रख दो, तो मैग्नेट जो रखोगे तो वो अपने सराउंडिंग के अंदर जो रीजन जनरेट करेगा दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दे विल बी इन आउटसाइड टू द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, सिंपल सी बात है। और करंट कैरिंग कंडक्टर है तो बेस्ड ऑन इस शेप कि ये स्ट्रेट वायर है या कैसा भी हो, किसी भी तरह का हो, तो जनरली जो हमने स्ट्रेट कर लिया इन जनरल और एक सर्कुलर कर लिया, तो स्ट्रेट के अंदर अगर करंट फ्लो होती है तो इसके सराउंडिंग में सर्कुलर पैटर्न्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और अगर सर्कुलर लूप है करंट का, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डॉट होगा, यानी कि बाहर की तरफ होगा। इस तरह से हमने ये सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। हम क्या बोल रहे हैं, अब ये जो प्रोसेस बनाया ये तो मैंने बस ये बताने के लिए बनाया कि फील्ड कहाँ पे है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड। इसमें अगर आप अभी ये बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं किसी भी चार्ज को रख दूं जो किसी सोर्स चार्ज के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड हो, तो भले ही आप बताओ ना बताओ, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रखा है ऐसे भी दिया जा सकता है, या क्यू चार्ज शो ना कर रहे हैं ऐसे दे दें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपने किसी चार्ज को रख दिया तो इस चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ई की डायरेक्शन के अंदर। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ई की डायरेक्शन में, नेगेटिव होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसी तरह से अब अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब मैग्नेटिक फील्ड बोले तो मैग्नेटिक फील्ड की भी रिप्रेजेंटेशन या तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर सर्कुलर लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सर्कल बन ही रहा है, ठीक है, और इसके कारण स्ट्रेट आता ही है, तो दोनों सिचुएशंस पॉसिबल है हमारे लिए, है ना। तो
अगर स्टेट के अंदर किसी स्टेशनरी चार्ज को रख दूं, अब इसी चार्ज को रख दूं, तो देखा गया कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, नो फोर्स वाज एक्टिंग इफ द चार्ज वाज स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड, भले ही आपने यहां पे रखा हो या यहां पे रखा हो। तो ये सिचुएशन कब आई, जब ये क्या है, स्टेशनरी, यानी कि चार्ज वाज एट रेस्ट, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगा। यहां पर देखा भले ही सर्कुलर पैटर्न है तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने किसी चार्ज को रख दिया सो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि फोर्स वाज जीरो, नो फोर्स वाज एक्सपीरियंस इफ द चार्ज एट रेस्ट। एक कंडीशन ये मिली। अब हुआ क्या, जैसे ही हमने इस चार्ज को मोशन दी तो ये डिफ्लेक्ट होना चालू हो गया। सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और हमने क्या किया, इस क्यू चार्ज को मोशन दे दी, मान लीजिए किसी भी रैंडम एंगल पर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा था तो इसकी डायरेक्शन, लगता है ऐसा है कि चार्ज सीधा जाना चाहिए, कि हमें दिख रहा था स्टेशनरी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इसमें भी फोर्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन देखा क्या गया एक्सपेरिमेंटली कि ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर की तरफ आ रहा है कहीं पे, ठीक है, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे जैसे अगर मैं स्पीड बढ़ा रहा था तो इसका डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो रहा है, जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ा रहे थे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन देखा गया। और क्या देखा गया कि अगर आपने मान लीजिए स्पीड यानी कि वेलोसिटी आपने कांस्टेंट रख ली और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ा दी, यानी कि आपने पास कर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो हो गया साहब आपका मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल। तो अब पहले जो अगर v से ही जा रहा है और बाद में हमने बढ़ा दी तो भी डिफ्लेक्शन बढ़ गया। डिफ्लेक्शन का मतलब है कोई चीज ऐसे जा रही है सीधी, हमने तो मोशन ऐसे दी, वो अपने आप तो डिफ्लेक्ट हो नहीं सकती। अगर इधर डिफ्लेक्ट हो रही है तो कंपलसरी कोई ना कोई एजेंट ऐसा होगा जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि कहीं ना कहीं से जो जिस डायरेक्शन, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो हमेशा उसी सेम वेलोसिटी से मूव करता रहना चाहिए जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। तो सीधा जाना चाहिए, लेकिन अगर ये सीधा ना जाकर के ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है तो कंपलसरी इस जगह पर आकर के कुछ फोर्स लगने चालू हो गए होंगे जो इसको डिफ्लेक्ट कराने आप पास से। तो यहां से ये पता चला डिफ्लेक्शन होना किसका, मूविंग चार्ज का डिफ्लेक्ट होना, इस चीज को शो कर रहा था कि यहां पे पिक्चर में फोर्स आ गया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स आ गया, ठीक है। जब करंट कैरिंग वायर के अंदर देख रहे थे तो करंट कैरिंग वायर में आपको ध्यान हो तो मैंने बीच में भी आपको समझाया था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रही है तो आपने चार्ज को अगर रेस्ट पर रख रखा है तो भी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, और ये चार्ज जैसे ही आपने मोशन में दिया तो इसके ऊपर फोर्स लगना चालू हुआ। तो चार्ज रेस्ट पर था तो कुछ हुआ ही नहीं, अगर इसी चार्ज को आपने मोशन दे दी ऐसे तो इसके ऊपर एक डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। तो मान लीजिए डिफ्लेक्शन इधर की तरफ हो गया, इसका मतलब मोशन में आते ही चार्ज डिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन जब रेस्ट पर था तो कोई भी फोर्स नहीं लगा, इवन इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं लगा। माइंड में अब इस एक चीज को क्लियर कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स पिक्चर में तब आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही हो। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही ना जो इसके ऊपर फोर्स लगा है, क्यों नहीं कर रही, रीजन अभी बताया, नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम। नेट चार्ज बताइए, जब कोई करंट कैरिंग वायर होता है तो उसके अंदर नेट चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज जीरो। तो अगर जीरो होगा तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कोई सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्योंकि जितना टोटल चार्ज था उतना ही वापस मिल रहा है ना, एक तरफ से जितना इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है उधर से वापस आ रहा है, नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम हमेशा जीरो बना रहेगा। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पर कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं लग रहा करंट कैरिंग वायर के कारण, क्योंकि इसके अंदर तो एक सोचने को सोचा जा सकता है कि इसमें तो चार्ज फ्लो हो रहे होंगे ना, लेकिन नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो, दैट्स व्हाई नो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एक्सपीरियंस्ड इफ द चार्ज वाज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। लेकिन अब आपने बोला कि सर जो करंट कैरिंग वायर होता है वो तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, बिल्कुल करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। लेकिन ये तो हम ये भी तो बता रहे हैं कि जब आपने किसी चार्ज को स्टेशनरी रख रखा है और उसको भले ही आप मैग्नेट का ही फोर्स लगा दो, यानी कि यहां पर मैं नॉर्थ बोल दूं, दो मैग्नेट ले लिए पावरफुल जिनसे नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवा रहा हूं, और उसमें अगर किसी चार्ज को स्टेशनरी कर दिया
तो भी उस पर फोर्स नहीं लग रहा। इसका मतलब अगर चार्ज है रेस्ट पर तो दिस इज कंपल्सरी कि मैग्नेटिक फोर्स तो पिक्चर में नहीं आ सकता। चार्ज अगर रेस्ट पर है तो उस पर एक ही फोर्स पिक्चर में आ सकता है और वो रहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो भी तभी आएगा जब यहाँ पे कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो या यानी कि उस सिस्टम का कुछ नेट चार्ज हो, तभी जाकर के इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा। इस सिस्टम में नेट चार्ज 0 हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा और स्टेशनरी है तो मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, यानी कि रेस्ट पर करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण नीदर इलेक्ट्रिक फोर्स नॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स। Done. But as we will give it some motion, then it was being deflected. तो पहली चीज तो ये होगी कि रेस्ट पर था तो इस पर कोई भी नेट फोर्स, टोटल फोर्स, ना इलेक्ट्रिक फोर्स दिखा ना, क्योंकि कुछ भी हुआ ही नहीं, जैसा था वैसे ही रहा, नेट फोर्स 0 हो रहा है। तो इससे ये तो समझ में आ गया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फोर्स 0 चल रहा है, मैग्नेटिक फोर्स भी 0 चल रहा है। लेकिन जैसे ही चार्ज को, इस चार्ज को मोशन में दिया हमने, तो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये फोर्स कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स या दोनों? तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फोर्स अगर होता तो पहले भी लाई करता है, इसके वजह से कि रेस्ट पर तो यहाँ पे भी तो लगता है, तो अगर होता तो ये शुरू में डिफ्लेक्ट हो चुका होता, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं हुआ होगा जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कौन बचा, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये चीजें, ये जो कॉन्सेप्ट है कितनों को समझ में आ गया ढंग से? तो अब बात करते हैं कि अगर किसी चार्ज को जो मोशन में, उस मूविंग चार्ज को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो फोर्स क्या एक्सपीरियंस कर रहा है और किस तरह से आ रहा है। तो लेट सपोज हमने एक पहले बना दिया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या सर्कुलर वायर यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर लियो जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो, और उसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को लाके रख दो, और रखना नहीं है उसको, फिर मोशन देनी, तो आप देखेंगे कि उस पर फोर्स लगेगा। और सिंपलेस्ट वे देखूं समझाने के लिए, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली शो कर दिया लाइंस से, पैरेलल लाइंस से। तो कैसे शो कर सकता हूं मैं कि एक तरफ मान लीजिए पावरफुल मैग्नेट का नॉर्थ पोल रख दिया, मान लीजिए होर्सशू मैग्नेट है पूरा कंप्लीट, तो ये पूरा इस तरह से बन रहा होगा होर्सशू मैग्नेट, इसके पोल्स। तो नॉर्थ से साउथ के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी आउटसाइड टू द मैग्नेट। तो यहाँ पे लाई कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर मैंने कोई चार्ज रख दिया Q, और इस चार्ज को लेट सपोज हमने कुछ मोशन दे दी इस तरीके से, कुछ इस तरह से, है ना। सो ये मोशन हो गई। लेट सपोज दिस डायरेक्शन इज थीटा। तो अगर यहाँ पे देखें, इसको अगर बिल्कुल सिंपलेस्ट और सिंपलेस्ट करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के प्लेन में यानी कि एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये एक्स वाई प्लेन बना दिया, इस एक्स वाई प्लेन के अंदर बी इस तरीके से, और चार्ज की मोशन इस तरीके से v थीटा, ठीक है। तो देखा गया कि जब ये चार्ज इस तरह से जा रहा था तो इस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, और वो अंदर की तरफ, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो देखा गया कि इस पर एक फोर्स लग रहा था, ये चार्ज ऐसे जा रहा है, ये इस तरीके से, ये ऐसे जा रहा है, लेकिन इस पर फोर्स अंदर की तरफ लगना स्टार्ट हो गया, यानी कि अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो रहा, ठीक है। सो अंदर का मतलब हुआ, अगर मैं यहां बोलूं तो इस पर एक फोर्स देखा गया चार्ज पर लगता हुआ, और वो फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर है, क्रॉस, ये क्रॉस डायरेक्शन इसकी देखेगी, ठीक है। ये ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया गया एक्सपेरिमेंटली जब किसी क्यू चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं तो, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में देखूं तो वेक्टर्स को हम एक ही पॉइंट पे अगर ज्वाइन कर दें तो ये कुछ इस डायग्राम इस तरह से बन रहा है, ये हो गई आपकी क्रॉस डायरेक्शन, है ना। और ये आपका हो गया कौन सा, एक्स वाई प्लेन,
ये XY प्लेन और ये अंदर की तरफ, ठीक है, ये B और ये V, ठीक है, और ये इनके बीच में एंगल थीटा। क्या हम ये बोल सकते हैं कि V वेक्टर एंड B वेक्टर आर लाइंग इन XY प्लेन? XY प्लेन में कौन कौन है? V एंड B। और जो फोर्स आ रहा है इस वजह से, इस सिस्टम की वजह से, वो फोर्स आ रहा है माइनस जेड एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस के अंदर आ रहा है फोर्स। अगर मैं XY प्लेन थोड़ी देर के लिए ऐसे बोल दूं, इसको अगर मैं XY प्लेन कंसीडर कर लूं, मान लीजिए कि ये X है और ये Y है और ये Z एक्सिस है, ठीक है, ये X ये Y Z। अगर इसके अंदर हम यहां पर मान लीजिए कि ये V बना दें और यहां पे B बना दें और ये एंगल थीटा हो, तो फोर्स लगता हुआ दिखा ऊपर की तरफ, इस टाइम पर ऊपर की तरफ। तो जो फोर्स महसूस हो रहा था, फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था चार्ज को, ये चल ऐसे रहा है फ्लोर पर, लेकिन ये ऊपर उठता हुआ, यानी कि इस तरह से आप फ्लोर एज्यूम कीजिए, ये एक्स डायरेक्शन, ये आपकी वाई डायरेक्शन XY प्लेन, इसके अंदर अगर ये ऐसे चल रहा है तो इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर लग रहा है, तो आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। इस तरीके से कुछ ये इस तरीके से ऊपर उठना स्टार्ट हो रहा है, इसके ऊपर फोर्स Z डायरेक्शन में लग रहा है यहां पर, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो। अच्छा, क्या ये चीज थोड़ी समझ में आती है? दो वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं और जो नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम के अंदर के कारण आ रहा है वो इसकी परपेंडिकुलर, इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर आ रहा है। तो इस फोर्स का इन दोनों से कोई रिलेशन हो तो रिलेशन कैसा होना चाहिए? थोड़ा कॉमन सेंस लगा करके जो अब तक पढ़ा उस बेस पर बताइए। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इजीली समझ में आया होगा कि एक प्लेन में दो वेक्टर लाई करें, उस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर उन दोनों का नेट इफेक्ट कोई थर्ड वेक्टर कुछ बता रहा हो, जिसको हम फोर्स बोल रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम के बी और बी के कारण कुछ फोर्स का एक्सपीरियंस हो रहा है, तो वो चीज इन दोनों के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये किसी ना किसी तरीके से इनसे क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू रिलेटेड रहेगी। तो जो लॉरेंस था, इट वाज बीइंग these things were being studied by the लॉरेंस, ठीक है, हेनरिक लॉरेंस, ठीक है। लॉरेंस डच फिजिसिस्ट था, बड़ा फेमस था, 100 साल पहले की बात थी। उसने ये सारी चीजें स्टडी करी और उसने क्या बताया इन एक्सपेरिमेंटल बेस पर कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द फोर्स experienced by a moving charge when placed in an external magnetic field with some angle to the magnetic field B, then the force experienced by a moving charge when placed in an external magnetic field with some angle to the magnetic field is क्या क्या कंक्लूजन निकाले इसने? is directly proportional to the amount of charge flowing. इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड अभी बता रहे हैं, यहां पे पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मैथमेटिकली रिलेशन लिखना चाहूं तो F was directly proportional to Q. This is one relation. Second, it was directly proportional to the component of velocity
परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द बी। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर इस डायरेक्शन में, ये यहां पे पहले इस डायग्राम में समझ लेते हैं कि ये है बी, ये है बी, ये रहा बी, तो ये बी लग रहा है और ये वी है और ये बी के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या लिखूंगा? v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू b, व्हाट इट शुड बी अगर b x डायरेक्शन में, तो v sin थीटा। v sin थीटा। तो ये y एक्सिस हो गया, यहाँ पे इसका कंपोनेंट ले लिया, ये जो कंपोनेंट आया दिस इज v sin थीटा। तो लॉरेंज ने बोला कि जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के। तो दैट इज F was directly proportional to V sin theta, रिलेशन नंबर 2। एंड ठीक इसी तरीके से थर्ड was directly proportional to the strength of magnetic field, कि कितना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड आप ले रहे हैं या कितना वीक मैग्नेटिक फील्ड आप ले रहे हैं। ठीक है, सो एफ डायरेक्ट मैग्नीट्यूड वाइज कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ही लिया है 1 2 3। ठीक है, अगर इन 1 2 3 रिलेशंस को कंबाइन कर दें, हम इन 1 2 3 रिलेशन को कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिलने वाला है? तो हमें जो रिलेशन मिल रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, बाय combining relations 1 2 3, we get, what do we get? F is directly proportional to Q V sin theta B। ठीक है, जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कोई कांस्टेंट आता है, लेट सपोज दिस वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज के, मतलब कांस्टेंट आया कोई के, और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया मैंने Q VB sin थीटा। दिस इज द इक्वेशन 4 इन SI। तो मैग्नीट्यूड इन सबकी वैल्यू कुछ इस तरह से रखी जाती है या प्रैक्टिकली ये फाइंड किया जाता है कि जो SI यूनिट है, SI यूनिट इन सिस्टम में जब आप इनको काम में लेते हो तो K की वैल्यू आती है 1। देन फोर्स का आंसर क्या हो गया? QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। एंड प्रैक्टिकली वी वर अबाउट टू सी क्या कि जो V और B है इसके परपेंडिकुलर फोर्स आ रहा है, तो in vector form this is in what terms? Magnitude terms. So in vector form how I can relate them? In vector form it can be written as F vector is equals to Q तो स्केलर क्वांटिटी होती है चार्ज, V और B कैसी क्वांटिटी है? अब एक तो तरीका था मैं V क्रॉस B लिखूं, है ना, अभी तो मैग्नीट्यूड चल रहा है, और दूसरा तरीका है मैं B क्रॉस B लिखूं। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है कि यहां पर जो फोर्स आ रहा है या तो ये ऊपर लग सकता था या नीचे लग सकता था परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन एक्सपेरिमेंट में शो हो रहा है कि ये चार्ज ऊपर जा रहा है। तो ये चार्ज ऊपर V क्रॉस B करूं इस प्लेन में, है ना, राइट हैंड रूल यूज करते हैं दो वेक्टर्स के लिए। आपको पता ही है कि अगर A क्रॉस B निकालना है हमें, तो मान लीजिए ये A है, ये B है और इनके बीच में थीटा है, तो A क्रॉस B कैसे फाइंड करते हैं? A पर हम हमारी ये वाली फिंगर्स रखते हैं, B की तरफ घुमाते हैं, तो जो स्ट्रेस थंब है वो A क्रॉस B को बताता है, तो इसमें घुमाया तो थंब ऊपर आ गया, तो ये A क्रॉस B की डायरेक्शन को बता रहा है। और अगर मुझे B क्रॉस A निकालना है तो B पर मैं ये लाइन रखूंगा या फिर ऊपर वाली लाइन रखूंगा, उससे निकालूंगा तो फिर नीचे की तरफ जो आ रहा है वो B क्रॉस A। अब यहां पर यही सिस्टम देखें तो एक तरह से ये A हो गया, ये B हो गया। अगर मैं V क्रॉस B करके देखूं तो फोर्स ऊपर आ रहा है और वो एक्सपेरिमेंट में भी यही आ रहा है। अगर मैं B क्रॉस B करता है तो नीचे आ रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में तो ऊपर आ रहा है। इसका मतलब करेक्ट सिचुएशन शुड बी V क्रॉस B। तो हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, है ना। ये जो F आया
क्योंकि लॉरेंज ने किया, और ये सिर्फ और सिर्फ कब नजर आ रहा है, जब चार्ज मोशन में, और मोशन में भी कहां पर है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। अभी यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, जब केवल प्योर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को मोशन दी जाए तो जो फोर्स आता है उसको मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, एफएम वेक्टर, एफएम, एम बोले तो मैग्नेटिक फोर्स। सो दिस इज द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो दिस वाज द रिलेशन गिवन बाय द लॉरेंज। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्ली? अच्छा, तो अब यहां पर अगर ये सिचुएशन आई चुकी है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इस किस तरीके से ये डिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ये देखिए v क्रॉस b कर रहा हूं मैं, है ना, xy प्लेन में है, तो v क्रॉस b करूंगा तो मेरा थंब किधर आ रहा है, अंदर की तरफ। तो मैंने फोर्स इसीलिए पहले ही इसलिए बताया था कि अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। अगर यहाँ पे रख रहा हूं तो ये v क्रॉस b किधर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे इसमें देखूं बोर्ड पर तो अंदर की तरफ, तो ये इस पर फोर्स कहां पे लग रहा होगा, इनसाइड द प्लेन। तो एफ वेक्टर की डायरेक्शन क्यू अंदर की तरफ सीधा ऐसे एक्स वाई प्लेन में चलता हुआ अंदर की तरफ भी डिफ्लेक्ट कर रहा होगा। दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा बार बार कैसे निकालेंगे, तो एक तरीका तो है ही सही कि आपके पास बेसिक फॉर्मूला है, जिस भी डायरेक्शन में v है उस डायरेक्शन v क्रॉस v कर दो। एक दूसरा रूल होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और एक और होता है राइट हैंड पाम रूल, लेकिन बोथ आर यूज्ड फॉर राइट एंगल्स, यानी कि जब v और b परपेंडिकुलर हो तब। तो सिचुएशन हम आगे देखेंगे, पहले इसके कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं कि किस किस सिचुएशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमने सबसे पहले ये बोला कि अगर चार्ज रेस्ट पर रहेगा तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा। चार्ज रेस्ट पर होना इस बात का सबूत है कि v जीरो हो, चार्ज रेस्ट मींस नो वेलोसिटी। तो हम सबसे पहला केस वही लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला वैलिड है। केस वन, इफ v इज इक्वल टू जीरो, यानी कि दैट इज इफ चार्ज एट रेस्ट then मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, q v, तो q इंटू जीरो इंटू बी साइन थीटा, वट एवर बी द, अब एंगल तो बनेगा ही नहीं ना जब चार्ज रुका हुआ है, तो q इंटू जीरो, आंसर जीरो। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, फोर्स जीरो आ गया। फोर्स जीरो का मतलब कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, जब कोई फोर्स लग ही नहीं रहा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। तो ये चीज बिल्कुल हम यही बात कह रहे थे कि अगर चार्ज रेस्ट पर होता है तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। ये पहला वैलिडेशन हो चुका है इस फॉर्मूले से। केस टू, अब चलिए एंगल्स रखना स्टार्ट करते हैं। किसी ने कहा सर अगर मैं इस चार्ज को, आप तो एक्स वाई प्लेन में दे रहे थे, मैं एक्सिस के अलोंग मोशन देना स्टार्ट कर दूं तो क्या होगा। ठीक है साहब, दे दो। सो केस टू, जब अब यहां पे एंगल ये थीटा किस किस के बीच में एंगल है, थीटा एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर, मोशन ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। सो अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 180 डिग्री, थीटा 0 का मतलब हुआ v इज पैरेलल टू b, यानी कि v और b अलोंग हो, और इसका मतलब हुआ v इज एंटी पैरेलल टू b। दोनों ही सिचुएशन में साइन थीटा 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 भी 0 और साइन 180 भी 0। अगर साइन थीटा 0 आ गया तो fm कितना आ गया, qvb साइन थीटा, तो साइन 0 0, qvb साइन 0 डिग्री तो भी 0, या qvb साइन 180 तो भी 0। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर आपने चार्ज को इसी लाइन में मोशन दे दी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड या एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, आपने चार्ज को मूव करवाया तो फिर उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में मूव करा रहे हो, नो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस, या साउथ से नॉर्थ यानी कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा रहे हो तो भी कोई फोर्स नहीं लगता है। और लास्ट क्या हो जाएगा, जो जनरल केस लेते हैं हम स्पेशल केसेस में, 0 ले लिया, 180 ले लिया, और क्या लेंगे,
जनरल थीटा के लिए तो वैलिड है ही सही, फिर 30 लो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा थीटा, तो केस 3 इफ थीटा इज इक्वल टू 90, इसका मतलब जब v इज परपेंडिकुलर टू b हो तो साइन थीटा इस टाइम पे कितना होगा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, और ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसका मतलब जब आपने v और b फिक्स कर दिया और आप केवल थीटा को चेंज कर रहे हो, तो फोर्स का मैक्सिमम आना थीटा पर डिपेंड करता है, क्योंकि साइन थीटा 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो जो भी फोर्स अब आएगा वो फोर्स मैक्सिमम होगा, तो F मैक्सिमम कितना हो जाएगा, QVB, क्योंकि साइन 90 कितना हो चुका है 1। सो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, जो भी ये फोर्स निकल रहा है QVB। और अब इसी के ऊपर वैलिड होते हैं क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल, वो अभी हम देखते हैं। कितने को अच्छे से समझ में आ गया यहां तक सब कुछ?